जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को आपकी ये क्लास होती है मूल विधि और भारतीय संविधान की, जिसमें हम टोटल 50 क्वेश्चनों को कवर करते हैं। और दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। आज की ये हमारी क्लास 21वीं क्लास है। इससे पहले हमने 20 क्लासेस करवा दिया है। जिन लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में या इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सारी क्लासों का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं और हर क्वेश्चन से संबंधित आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए जाएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 2016 की किस धारा के अंतर्गत राजस्व परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। तो बताइए दोस्तों, कौन सी धारा के अंतर्गत जो है राजस्व परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 7 के अनुसार जो है किया गया है। और बता दें, संहिता की धारा 7 में राजस्व परिषद एवं राजस्व अधिकारियों के बारे में बताया गया है। इसमें एक राजस्व परिषद होगा जिसमें एक अध्यक्ष होगा और अन्य सदस्य होंगे जिसे राज्य सरकार समय समय पर नियुक्त कर सकती है। तो ये आपका इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित से गांव आबादी स्थलों के आवंटन की जांच कौन करता है। तो बताइए दोस्तों, गांव के आबादी स्थलों के जांच का आवंटन कौन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कलेक्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से राजस्व परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो बताइए दोस्तों, राजस्व परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राइट आंसर बनेगा राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, राजस्व परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। तो याद रखिएगा, अध्यक्ष और सदस्यों दोनों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ग्राम सूची के रजिस्टर का पुनर्निरीक्षण कितने वर्ष बाद किया जाता है। तो बताइए दोस्तों, ग्राम सूची के रजिस्टर का पुनर्निरीक्षण कितने वर्षों के बाद किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के बाद किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें कि ग्राम सूची के रजिस्टर कलेक्ट्रेट तैयार करता है तथा यह रजिस्टर 5 वर्ष पर यह निर्धारित अंतराल पर ही पुनर्निरीक्षित किया जाता है। तो अवधि कितनी है, 5 वर्ष। और किसके द्वारा तैयार किया जाता है, कलेक्ट्रेट के द्वारा जो है इसको तैयार किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सहायक कलेक्टर या उप जिलाधिकारी किसके अधीन कार्य करते हैं। तो बताइए दोस्तों, सहायक कलेक्टर या उप जिलाधिकारी किसके अधीन कार्य करते हैं। तो ये सभी कलेक्टर के अधीन कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से लेखपाल की नियुक्ति कौन करता है। बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेखपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राइट आंसर बनेगा कलेक्ट्रेट के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, भू राजस्व अधिनियम 2016 के अंतर्गत किसी डिक्री या आदेश की तारीख से कितने दिन के भीतर अपील की जा सकती है। तो बताइए दोस्तों, भू राजस्व अधिनियम 2016 के अंतर्गत डिक्री या आदेश की तारीख से कितने दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अपील कर सकता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 30 दिन के भीतर जो है अपील की जा सकती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि नक्शा, खसरा या खतौनी के किसी गलती या भूल सुधार के लिए किसको प्रार्थना पत्र दिया जाता है। तो बताएं दोस्तों, अगर खसरा या खतौनी या नक्शा में किसी भी प्रकार की गलती हो गई है तो उसको सुधरवाने के लिए किसको प्रार्थना पत्र दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तहसीलदार को दिया जाता है।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से किसान बही किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो बताइए दोस्तों, किसान बही किसके द्वारा प्रदान की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा कलेक्टर के द्वारा जो है किसान बही प्रस्तुत की जाती है या प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, जब जब अधिकार अभिलेख तैयार किया जाएगा तब तब जो है प्रत्येक खातेदार को कलेक्टर द्वारा किसान बही प्रदान की जाती है। तो याद रखिएगा, किसके द्वारा, कलेक्टर के द्वारा। और जब जब भी अधिकार अभिलेख तैयार किया जाता है, हर बार प्रत्येक बार जो है प्रत्येक खातेदार को किसान बही जो है प्रदान की जाती है। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से गांवों की सूची के रजिस्टर का पुनर्निरीक्षण कौन करता है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था कि इसका निरीक्षण जो है कलेक्टर के द्वारा किया जाता है 5 वर्षों में। तो याद रखिएगा। और बता दें, ग्राम सूची के रजिस्टर कलेक्ट्रेट द्वारा जो है तैयार किया जाता है और यह रजिस्टर 5 वर्षीय या निर्धारित अंतराल पर जो है पुनर्निरीक्षण किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनः स्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 कब लागू हुआ है। तो बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका 2017 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए दोस्तों, यह अधिनियम कब लागू किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 27 सितंबर 2013 को भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनः स्थापित उचित प्रतिकर अधिनियम लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 27 सितंबर 2013। और बता दें, यह अधिनियम भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के स्थान पर बनाया गया था। तो कौन सा अधिनियम दोस्तों, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनः स्थापन उचित प्रतिकर अधिनियम जो है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के स्थान पर बनाया गया था और इसको जो है 27 सितंबर 2013 को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया है। तो याद रखिएगा सारे के सारे फैक्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैं और मेरी टीम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ आप सभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत लगाए गए जुर्माना को वसूला जा सकता है। तो बताइए दोस्तों, कैसे जो है उस लगाए गए जुर्मानों को जो है वसूला जा सकता है भू स्वराज्य के लिए। तो राइट आंसर बनेगा भू राजस्व की भांति उसके करों को जो है वसूला जाता है। अर्थात कहने का मतलब भू राजस्व के जो नियम कानून होते हैं उनके दायरे में रह करके कर को वसूला जा सकता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अंतर्गत भूमि का अधिग्रहण किसके अध्ययन के कितने दिन के अंदर पूरा किया जाएगा। तो बताइए दोस्तों, कितने दिन के अंदर पूरा किया जाता है उसके अध्ययन को, किसी भी भूमि के अधिग्रहण को। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 माह के अंदर पूरा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भूमि कृषि भूमि है। तो ऑप्शंस कह रहा है पशु चारागाह, तो ये भी आपकी कृषि भूमि होती है। अगला कह रहा है कृषि उद्यान भूमि, तो ये भी होती है। अगला है दुग्ध उद्योग, तो ये भी होती है। और अगला कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी की सभी कृषि भूमि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भू राजस्व के बकाये के लिए गिरफ्तार व्यक्ति कितने दिनों तक अभिरक्षा में रखा जा सकता है। तो बताइए दोस्तों, भू राजस्व के बकाये के लिए जो है कोई भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसको कितने दिनों तक अभिरक्षा में रखा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 दिनों के लिए उसे अभिरक्षा में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 के प्रावधानों का उल्लेख करने वाले व्यक्ति को कितने माह के कारावास से दंडित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2011 में ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए दोस्तों,
भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को कितने दिनों का कारावास किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह का कारावास किया जाता है। और बता दें, भू अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति 6 माह तक के कारावास से या 1 लाख रुपए जुर्माने से जो है दंडित किया जाता है। तो साथ में याद रखिएगा कितना धनराशि, 1 लाख रुपए धनराशि जुर्माना उस पर भी लगाया जा सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भूमि अर्जन के लिए प्रारंभिक अधिसूचना जारी की जाएगी। तो बताइए दोस्तों, अधिसूचना कैसे जारी की जाती है? तो ऑप्शंस कह रहा है कम से कम 2 समाचार पत्र में, तो ये सही आपका दिया है। अगला कह रहा है राजपत्र में, ये भी आपका सही है। अगला है समुचित सरकार की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, तो ये भी एक जो है अधिसूचना जारी करने का अधिकार है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी माध्यमों से जो है अधिसूचना जो है प्रारंभिक अधिसूचना जारी की जा सकती है, कम से कम 2 समाचार पत्रों में, उसका विज्ञप्ति दे करके, राजपत्र के द्वारा, और समुचित सरकारी जो वेबसाइट होती हैं उनमें जो है उसको अपलोड करके। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सारे सभी। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भूमि अर्जन पूर्णावास और पूर्ण स्थापित प्राधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो बताइए दोस्तों, इसके अध्यक्ष की जो है नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है भूमि अर्जन अधिनियम के? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्षों के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बता दें इसका अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी होता है तथा इसका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक होता है। तो अगर उसका जो है पीठासीन अधिकारी इसका अध्यक्ष होता है, अगर उसकी आयु जो है 65 वर्ष पूरी हो जाती है तो भी उसका जो है त्यागपत्र देना होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भूमि अर्जन के लिए प्रतिकर का अवधारण करने पर अंतिम अधिनिर्णय कौन करता है? तो बताइए दोस्तों, अंतिम अधिनिर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कलेक्टर के द्वारा लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया था? तो बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा जो है भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। यहाँ से दोस्तों आपके भारतीय संविधान के क्वेश्चन शुरू है, और भारतीय संविधान में आज हम संशोधनों से संबंधित क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगला जो क्वेश्चन है, संविधान सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस तिथि को की गई थी? तो आप सभी को पता होगा कि संविधान सभा की स्थापना जो है कब की गई थी। तो राइट आंसर बनेगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो है स्थापना की गई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो बताइए दोस्तों, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस तरह हुआ था? तो राइट आंसर बनेगा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा जो है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? तो बताइए दोस्तों, किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने जो है संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? ऑप्शंस कह रहा है जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर या मैसूर। तो राइट आंसर बनेगा इन चारों में से ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद की रियासत ने जो है संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है
संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो बताइए दोस्तों, संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? तो बताइए दोस्तों, दलीय व्यवस्था किस व्यापक व्यवस्था का अंग संविधान में वर्णित है? तो राइट आंसर बनेगा राजनीतिक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, दलीय व्यवस्था के द्वारा ही लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं को जो है सत्ता का गठन किया जाता है और सरकार का संचालन किया जाता है इसी दलीय व्यवस्था के अंतर्गत ही, तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि दल बदल निरोधक अधिनियम निम्नलिखित में से किस तिथि को अधिनियमित हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को जो है लागू किया गया था? तो राइट आंसर बनेगा 15 फरवरी 1985 को ये जो है अधिनियमित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में राजनीतिक दलों को संवैधानिक दर्जा किस वर्ष मिला? तो बताइए दोस्तों, संविधान में जो है राजनीतिक दलों को संवैधानिक दर्जा किस वर्ष मिला था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1985, अर्थात 52वें संविधान संशोधन 1985 में जो है सभी राजनीतिक दलों को संवैधानिक दर्जा मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और कौन सा संविधान संशोधन था? तो 52वें संविधान संशोधन 1985 में ये मिला था राजनीतिक दलों को संवैधानिक दर्जा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोर्तम आंदोलन चलाया था? तो बताइए दोस्तों, भूपोर्तम आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? तो यह जो है आंध्र प्रदेश राज्य में चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कामराज योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो बताइए दोस्तों, कामराज योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना, यही जो है कामराज योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों बता दें कि ये कामराज योजना को जो है 1963 में, कब दोस्तों, 1963 में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष के कामराजन द्वारा तैयार किया गया था। तो याद रखिएगा किसके द्वारा दोस्तों, 1963 में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष के कामराजन द्वारा जो है इसको तैयार किया गया था इस योजना को। और इसका मुख्य कार्य जो है कांग्रेस के जीवंत को बनाना था। तो याद रखिएगा सारे के सारे फैक्ट। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा ऐसा वर्ग है जो कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापारिक वर्ग, यही जो है कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है। और बता दें, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी जो है पूंजीवाद का विरोध करती है और व्यापारी वर्ग जो होता है ये पूंजीवाद के अंतर्गत आता है, इसलिए जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न विधेयकों में से किसी एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो बताइए दोस्तों, कैसे जो है पारित होना आवश्यक है? तो राइट आंसर बनेगा संविधान संशोधन विधेयक द्वारा जो है पारित होना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान के
कौन से अनुच्छेद में जो है संशोधन की प्रक्रिया को दर्शाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दिया गया है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो बताइए दोस्तों, संशोधन करने के लिए भारतीय संविधान में विधेयक कहाँ पर लाया जा सकता है? तो विधेयक जो है संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में लाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जो है विधेयक लाया जा सकता है संविधान में संशोधन करने के लिए। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? तो बताइए दोस्तों, प्रथम संशोधन विधेयक संविधान में कब लाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1951 में लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 10 मई 1951 को संसद में जो है प्रस्तुत किया गया था। तो कब दोस्तों? 10 मई 1951 को जो है ये विधेयक पहली बार संसद में जो है प्रस्तुत किया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ निम्न में से किससे संबंधित था? तो बताइए दोस्तों, ये जो है किससे संबंधित था? संविधान का पहला संशोधन जो कि 1951 में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यों में किए गए कृषि एवं भूमि सुधार से संबंधित था पहला संशोधन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। राज्यों में किए गए कृषि एवं भूमि सुधारों से संबंधित था। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान भी कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, ये आपका यूपीएससी 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कौन से संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन 1976 को जो है लघु संविधान कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये कब हुआ था? 1976 को हुआ था 42वां संविधान संशोधन। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया है? तो बताइए दोस्तों, कौन से संविधान संशोधन में पहली बार दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जो है पहली बार दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, ये 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1985 में किया गया था। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर रहा है किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है? तो बताइए दोस्तों, किस संशोधन के तहत मतदाता की जो है उम्र 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है? तो आप सभी को पता होगा कि 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 61वें संविधान संशोधन 1988। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पूछ सकता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना दिया गया है? तो बताइए दोस्तों, किस जो है संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 69वां संविधान संशोधन जो कि 1991 में हुआ था, उसी पे दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है
कह रहा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में सीटों का आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, कौन से संशोधन के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 79वें संविधान संशोधन 1999 में इसका प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, ये 79वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1999 में किया गया था। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया है। तो बता दें, शिक्षा का अधिकार जो है 1 अप्रैल 2010 से जो है लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कब से दोस्तों, 1 अप्रैल 2010 से ये शिक्षा का अधिकार जो है लागू किया गया था, जो कि 86वें संविधान संशोधन में प्रस्तावित किया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा गया है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया कि कौन से संविधान संशोधन में जो है शिक्षा का अधिकार लागू किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन के तहत जो है इसको लागू किया गया था, और अनुच्छेद जो है 21 का ए संविधान में नया अनुच्छेद जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षा संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% का आरक्षण जो है कौन से संशोधन के तहत दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 93वें संविधान संशोधन 2005 के तहत जो है 27% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये कब किया गया था, तो वर्ष 2005 में किया गया था। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को किस संशोधन के अंतर्गत अलग अलग निकायों में बांटा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 89वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसको अलग अलग बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, अनुसूचित जाति के लिए अनुच्छेद 368 में और अनुसूचित जनजाति के लिए अनुच्छेद 368 के का में जो है इसका प्रावधान किया गया है। सीटों के दोनों को अलग अलग निकायों में बांटने का प्रावधान अनुच्छेद 368 में जो है अनुसूचित जाति को, और 368 के का में अनुसूचित जनजाति के संबंधों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इनके निकायों के अलग अलग बांटने के प्रावधान दिए गए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्ष 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का सरोकार निम्न में से किस एक विषय से है। तो बताइए दोस्तों, जो 97वें संविधान संशोधन हुआ था वो किससे संबंधित था। तो राइट आंसर हो जाएगा, वह जो है सहकारी संस्थाओं के गठन का कार्य संचालन से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है। तो कौन से संशोधन के तहत जो है इसको सीमित कर दिया गया है, बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा 91वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसको 15% सीमित कर दिया गया है मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के लिए। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है,
निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स अर्थात जीएसटी का प्रावधान है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, कौन से संविधान संशोधन के तहत गुड्स एंड सर्विस टैक्स अर्थात जीएसटी लागू की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 101वां संविधान संशोधन जो कि 2016 में हुआ था। कब दोस्तों? 2016 में 101वां संविधान संशोधन के तहत गुड्स एंड सर्विस टैक्स अर्थात जीएसटी का प्रावधान किया गया है। और बता दें कि ये जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स अर्थात जीएसटी का शुभारंभ भारत में जो है 1 जुलाई, कब दोस्तों? 1 जुलाई 2017 से किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी कई बार एग्जामों में पूछ चुका है कि जीएसटी का शुभारंभ भारत में कब हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 से किया गया था। तो याद रखिएगा सारे के सारे फैक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया है? तो बताइए दोस्तों, किस वाद में जो है संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित कर दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य जो कि 1967 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, ये गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य का गठन कब हुआ था इस वाद का? तो 1967 में किया गया था। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो बताइए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में ने जो है संविधान के आधारभूत ढांचे को कौन से वाद में स्पष्ट किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती वाद 1973 में जो है इसको सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है, इसके आधारभूत ढांचे को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम 1973 में। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यहीं तक आज की क्लास में मोस्ट क्वेश्चन थे जो कि हमने आपके साथ कवर किया। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे इसकी क्लास 22 लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।